नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज अकेडमी। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी लोधी वंश की, हमारा लोधी वंश प्रारंभ हो गया था और लोधी वंश में जो पहला जो सुल्तान हुआ है, जो उसका संस्थापक ही था बहलोल लोधी, उसकी हम चर्चा कर चुके थे। आज हम चर्चा करेंगे उसके आगे जो उसका पुत्र था सिकंदर लोधी। ठीक है, ये था 1489 से 1517। ठीक है, ये आपका 1489 जब बहलोल लोधी की मृत्यु हुई थी, उसके बाद ये गद्दी पर बैठा था उसी साल। ठीक है, तो इस पर हम आज विस्तार में चर्चा करेंगे। ठीक है, सिकंदर लोधी, उसकी जो माँ थी, पिता तो आपको पता ही है, उसका जो पिता बहलोल लोधी था, उसकी माँ एक हिंदू थी, हिंदू स्वर्णकार। स्वर्णकार कौन? उसकी माता, उसकी माता एक हिंदू थी। और प्रारंभ में जब ये गद्दी पर बैठा, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि बहलोल लोधी जब गद्दी पर बैठा था, तो उसने अफगान जो शासक थे उनको काफी ज्यादा जगह दी। उसने अपने हर एक कार्य में, हर एक क्षेत्र में, हर जगह उसने जो है अफगान जो जितने भी सरदार थे उनको बहुत ज्यादा तवज्जो, बहुत ज्यादा सम्मान, बहुत ज्यादा इज्जत दी थी, जिसकी वजह से जो अमीर लोग थे, जो सरदार लोग थे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। ठीक है, सुल्तान की इमेज उससे गिर जाती है। तो हुआ क्या, जब सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठा, तो सबसे बड़ी समस्या जो है जो अमीरों की और ये जो सरदार लोग थे, इन्हीं की समस्या थी, क्योंकि ये अपने आप को सुल्तान से ऊपर समझने लगे थे। लगता था कि सुल्तान हमसे ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि सुल्तान हमारे कदम चूम रहा है, हमारे साथ बैठ रहा है, यानी हम बड़े हैं ना। तो ये मसला चल रहा था। तो सिकंदर लोधी ने सबसे पहले इसने क्या करा, इसने वही काम किया जो एक मजबूत शासक करता है। सरदारों व अमीरों की शक्ति को कम किया। कम किया कैसे कम किया? मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा रहा था। तो दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने जो सरदार लोग थे, अमीर लोग थे, उन पर नियंत्रण रखने के लिए क्या करा था, गुप्तचर व्यवस्था रखी थी, उसकी स्थापना की थी। तो इसने भी वही करा। इसने क्या करा? मजबूत मजबूत गुप्तचर व्यवस्था स्थापित की स्थापित की ठीक है, जब एक मजबूत गुप्तचर व्यवस्था होगी, तभी तो हमें पता चलेगा कि राज्य में कहाँ क्या हो रहा है, कौन से अमीर, कौन से सरदार क्या कर रहे हैं। ठीक है, कौन कितना पावरफुल है, किसके पास कितना धन संपदा है। ठीक है, और आगे की उसकी रणनीति क्या है, क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता, क्या खाता पीता, हर एक चीज की जानकारी मिलती है गुप्तचर विभाग से। तो जब गुप्तचर विभाग मौजूद होता है, तो सुल्तान को दरबार में बैठे हुए, अपने कमरे में बैठे हुए, मौज मस्ती करते हुए हर एक खबर मिलती है। इससे ये होता है कि हम जो सरदार अमीर पावरफुल हो रहा है, आगे चल के समस्या पैदा कर सकता है, हम उस पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। कैसे? किसी ना किसी बहाने से हम उसको जो है दोषी ठहराते हैं, उसको हम सजाएं देते हैं, ठीक है, प्रताड़ित करते हैं। ये सब तरीके होते हैं। तो सबसे पहले देश ने गुप्तचर व्यवस्था स्थापित की। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है, इसकी गुप्तचर व्यवस्था के लिए कहा जाता है कि सुल्तान को इतनी जल्दी खबरें मिल जाती थी कि एक अफवाह फैल गई थी कि लगता है सुल्तान के पास जो है ना, वो ऐसी पावर, ऐसी शक्ति है, जैसे कहते हैं जिन्नात की शक्ति, कि उसको जो है कहीं ना कहीं से खबर मिल जाती है। मतलब उसकी ये जो बात कही जा रही है, ये उसकी गुप्तचर व्यवस्था पर ही तो लागू होती है।
भाई शक्तियां तो किसी के पास नहीं होती हैं, लेकिन अगर उसके लिए बात कही जा रही है, जैसे जिन का काम क्या होता है, जिन बहुत जल्दी खबर पहुंचा देता है इधर से उधर, ठीक है, ये तो होता है काम। अब गुप्तचर व्यवस्था उसकी इतनी मजबूत है कि उसके लिए ये बात कही जा रही है, ठीक है, ये हो गया उसकी गुप्तचर व्यवस्था, उसने इसके जरिए शासन को मजबूती दी। अब हम चर्चा करेंगे सैन्य अभियान। सैन्य अभियान बिहार और बंगाल। बिहार तो दिल्ली सल्तनत में हमेशा ही जो है पृथक रहा है, स्वतंत्र रहने की कोशिश की उसने, ठीक है, लेकिन इसने बिहार को तो सीधे सीधे तौर पर जो दिल्ली था उससे मिला लिया था, लेकिन जो बंगाल था उससे अपनी अधीनता स्वीकार करवाई थी। कैसे? जो वहां का शासक था अलाउद्दीन हुसैन साहब, जो बंगाल का उसमें तत्कालीन शासक था, उसके साथ एक संधि कर ली थी। संधि ये कर ली थी कि ऐसा है कि मैं तुम्हारे राज्य पर आक्रमण नहीं करूंगा, तुम मेरे राज्य पर आक्रमण करना, मेरे क्षेत्र के जो भी राज्य है उन पर तुम आक्रमण नहीं करोगे, बशर्ते कि तुम मेरे जो दुश्मन हैं, किसके, सिकंदर लोदी के जो दुश्मन हैं उनको बंगाल में शरण नहीं दी जाएगी, ना ही उनकी कोई सहायता की जाएगी किसी भी तरीके की, और अगर तुम्हारे पास उनकी जानकारी है तुम जानकारी हमें प्रोवाइड करोगे, ठीक है। ये संधि हुई थी किसकी? बंगाल का जो शासक है, बंगाल का शासक अलाउद्दीन, अलाउद्दीन हुसैन शाह, हुसैन शाह, ठीक है, ये बंगाल के शासक है, इसके साथ जो है संधि हुई थी सुल्तान की सिकंदर लोदी की, ठीक है। और कई सारे ऐसे राज्य जिनके खिलाफ अभियान किए गए, उनको उनके जो स्वतंत्र हो चुके थे उनको दिल्ली में लाने के लिए, क्योंकि सिकंदर लोदी ने पूर्ण प्रयास किया। वो ये मानता था कि दिल्ली सल्तनत के जितने भी क्षेत्र हुआ करते थे, गुलाम मर्च लेके अभी तक, ठीक है, गुलाम मर्च लेके अभी तक इसके शासन में बैठने तक दिल्ली सल्तनत के जो भी क्षेत्र थे वो मुझे वापस चाहिए, इसका ये मानना था, ठीक है। तो ये उन क्षेत्रों को वापस जीतना चाहता था। तो इसने क्या करा, इसने जैसे बिहार बंगाल आपने देखा, इसके अलावा इसने धौलपुर, नरवर, चिंदौर, नागौर, जौनपुर आदि, ये वो क्षेत्र जिनको उसने हासिल कर लिया था, ठीक है। लेकिन दो राज्य थे, मालवा और ग्वालियर। ये दो राज्य ऐसे हैं जिन पर वो ना तो पूर्ण रूप से अधिकार कर पाया और ना ही उनसे अपनी अधीनता स्वीकार कर पाया, मालवा और ग्वालियर। लेकिन इसकी जो सबसे ज्यादा जो विख्यात चीज है, जो सबसे जो बड़ी सफलता थी वो ये थी कि इसने राजपूतों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हासिल कर लिया था। राजस्थान के, गुजरात के जितने भी राजपूत थे, उत्तर भारत के जितने भी राजपूत थे, उन सब पर इसने पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था, या तो सीधे तौर पर या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, उनको अधीनता स्वीकार करके करवा के, या फिर उन पर सीधे हस्तक्षेप की नीति का जो है प्रयोग करके। पड़ोस के जो राज्य थे दिल्ली सल्तनत के आसपास, उसको इसने क्या करा, उनको सीधे सीधे अपने अंतर्गत मिला लिया, ठीक है, और जो दूर राज्य थे उनको अधीनता स्वीकार करवाई। एक चीज और ध्यान रखिएगा आप,
राजधानी, इसने राजधानी बदल दी थी, ध्यान रखिए, इसने राजधानी बनाया था आगरा को। कब? 1504 ईस्वी। 1504 में इसकी स्थापना की आगरा की, और 1504 में इसको इसने अपनी राजधानी बना लिया था। ठीक है, राजधानी बनाने का कारण ये था कि जो दुआब के क्षेत्र थे, इसके आसपास के जो क्षेत्र थे, इटावा है, ठीक है, कन्नौज है, इसके आसपास के जो क्षेत्र है, उनको अपने नियंत्रण में पूर्ण रूप से रख सके, इसलिए इसने आगरा को एक सैन्य छावनी में बदल दिया। ठीक है, और इसको अपनी राजधानी बनाया। ठीक, ये हो गया उसके सैन्य अभियान। एक बात और जान लीजिए आप कि जो तैमूर का आक्रमण हुआ था, तैमूर का आक्रमण मैंने आपको बताया 1398 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ था। उस समय सारे राज्य जो है दिल्ली सल्तनत के बिखर गए थे, जितने भी उसके जो जमीनी स्तर पर उसके हिस्से थे, उसने जो कमाए थे, वो सारे बिखर गए। दिल्ली बहुत छोटा हिस्सा रह गया था। ठीक है, दिल्ली का जो राज्य है ज्यादा दूर नहीं रह गया था। तो उसके बाद सैयद वंश आया। ठीक है, और सैयद वंश के बाद ये लोधी वंश में जो दूसरा शासक आया है सिकंदर लोधी, इसके समय जो सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत का जो है विस्तार हुआ, जमीन स्तर पर जो विस्तार कहते हैं, वो सबसे ज्यादा हुआ किसके? तैमूर के आक्रमण के बाद जो सबसे बड़ा विस्तार हुआ दिल्ली सल्तनत का, वो सिकंदर लोधी के समय में हुआ। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आर्थिक, ठीक है, आर्थिक नीति, आर्थिक नीति समझ लीजिए। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था, आपको याद होगा शायद, उसने बाजार नियंत्रण जो व्यवस्था थी वो लागू की थी। ठीक है, और वो लंबे समय तक नहीं रह सकी थी, मैंने आपको बताया था। जो सिकंदर लोधी है, उसने मूल्य नियंत्रण करने के लिए क्या करा, उसने अनाज से चुंगी हटा ली। चुंगी हटाने भी होता है, मतलब टैक्स हटा लिया। चुंगी जो हटा ली उससे ये हुआ कि अनाज सस्ता हो गया। अनाज सस्ता होगा तो सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। ठीक है, तो और किसानों को भी फायदा होता है, आम जनता को फायदा होगी तो खरीदेगी, और किसानों को भी फायदा हुआ। इससे क्या होगा, जो कम पैसा भी अगर किसी के हाथ में है, तो वो भी अच्छा भरपेट खाना खा सकेगा, और उसके जेब में भी पैसा बचेगा। ठीक है, इससे ये फायदा होता है। तो इसने बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन की लागू ना कर कर इसने अनाज पर से चुंगी ही हटा दी। ठीक है, और इसने क्या करा, इसने एक नया पैमाना, जो राजस्व होता है, राजस्व लेने के लिए इसने एक नया पैमाना जो है प्रमाणित पैमाना बनाया, उसको लागू किया, और उसके हिसाब से राजस्व तय किया। ठीक है, उसकी पैदावार के हिसाब से। गजे सिकंदरी, ठीक है, ये पैमाने का नाम है, इसकी इसने स्थापना की। इसी पैमाने पर जो है फसल को जो है नापा तोला जाता था, और उसकी जो पैदावार होती थी उसके हिसाब से जो है उसका राजस्व या कर तय किया जाता था। ठीक, इससे न किसान को दिक्कत होती थी, और ना ही जो राजा था, सुल्तान था ना, उसको दिक्कत होती थी। ठीक है, तो ये उसके जो कुछ कार्य थे जिसकी वजह से जनता ठीक चल रही थी, उसको मतलब सब सही चल रहा था। ये उसकी आर्थिक नीति हो गई।
धार्मिक नीति। धार्मिक नीति के मामले में जो फिरोज शाह तुगलक था, आपने उसको पढ़ा है, सेम ये है। मतलब इसने राज्य में इस्लाम के जो हिसाब से नियम होते हैं वो लागू किए। इस्लाम यानी शरीयत के कानूनों को यहाँ इसने अपने राज्य में मान्यता दी। जैसा कि फिरोज शाह तुगलक ने किया था, मैंने आपको बताया कि स्त्रियां वो कब्रिस्तान में नहीं जा सकती हैं, वो पर्दा करेंगी, मज़ारों पर नहीं जाएंगी, पीर फकीरों के यहाँ नहीं जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा जो कर होते हैं वो कर भी जो है, जो मैंने आपको बताया था 4 कर थे, उन 4 करों के हिसाब से जो इस्लाम के हिसाब से है, वही ले जाएंगे। इस्लाम के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है, ठीक है। हर एक चीज अगर इस्लाम के हिसाब से लागू की जाएगी, किसी भी धर्म के हिसाब से कोई राज्य चलेगा, तो आपको पता है कि वहां पर जो बहुसंख्यक जनता है या दूसरी जो जनता है दूसरे धर्म की, उसको समस्या पैदा होगी, ठीक है। इससे जो हिंदू प्रजा थी उसको काफी समस्या हो रही थी, क्योंकि सिकंदर लोदी की जो नीति थी वो इस्लाम पर आधारित थी, इसलिए उसकी जो नीति हिंदुओं के प्रति थी वो असहिष्णुता की थी। असहिष्णुता की नीति से मतलब है उसने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, हिंदुओं को धर्म स्थलों पर जाने से मना किया, उसने जो यमुना नदी है और कई सारे जो तीर्थ स्थल थे जहां पर नहाते थे लोग, ठीक है, उन नदियों में नहाने से इसने मना किया, उनको स्नान करने से, ठीक है। और कई बार ऐसा हुआ है कि इसने उन लोगों को उस चीज के लिए सजा भी दी है। तो इसकी नीति हमेशा असहिष्णुता की रही है, ये आपको ध्यान रखिए। जैसे फिरोज शाह तुगलक था उसका अपोजिट नहीं है ये, बिल्कुल सिक्के का दूसरा पहलू जो है होता है ना, सेम वो है ये, ठीक है। इसकी धार्मिक नीति आपने समझ ली, ठीक है, असहिष्णुता की नीति थी। रचनात्मक कार्य। इसने पहला तो मैंने आपको बताया था कि आगरा नगर की स्थापना की थी। आगरा नगर की 1504 में स्थापना, ठीक है, 1504 में स्थापना। इसके अलावा मुस्लिम त्योहारों पर दान करता था। विधवा मुस्लिम औरतों की लड़कियों की शादी के लिए दहेज, दहेज या आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता की। आपको याद होगा ये विधवा जो मुस्लिम औरतें थी उनकी जो लड़कियां होती थी, तो उनकी शादी कैसे होगी, उनके पैसा कहाँ से आएगा, तो उसके लिए इसने आर्थिक सहायता की थी या दहेज का इंतजाम किया था। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये पहला सुल्तान नहीं था, इससे पहले फिरोज शाह तुगलक और जलालुद्दीन खिलजी भी ऐसा कर चुके हैं, शायद आपको याद हो तो, ठीक है। तो इसके बाद नंबर 4, गरीबों को 6 माह का अनाज दिया। जो भी गरीब लोग थे उनकी एक सूची बनवाई गई और उनको अनाज दिया गया 6 महीने तक का, ठीक है, ताकि वो भरपेट खा सके, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसके शासनकाल में लहजत ए सिकंदर शाही, सिकंदर शाही लहजत ए सिकंदर शाही जो काव्य ग्रंथ है वो इसके शासनकाल में लिखा गया।
तो हमने उसकी चर्चा की आज, जो उसके जो प्रारंभिक समस्याएं थी, कठिनाइयां थी, ठीक है, उसके सैन्य अभियान, उसकी हमने आर्थिक नीति पढ़ी, उसकी हमने धार्मिक नीति पढ़ी और उसके रचनात्मक कार्य पढ़े। लेकिन इन सब में आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो सहिष्णु नहीं था। उसकी जो धार्मिक नीति थी, बहुसंख्यक जो जनता थी, हिंदू जनता थी और धर्म के लोग भी जो थे, जैन थे, बौद्ध थे, उनके खिलाफ सही नहीं थी। जबकि एक सुल्तान वही होता है सही मायने में जो अपने राज्य में रहने वाली प्रजा के हर धर्म को स्वीकार करे और उनके लिए समान रूप से कार्य करे, ठीक है। पर ये ऐसा नहीं था, जैसा कि फिरोज तुगलक था वैसा ही सिकंदर था, ठीक है। लेकिन एक बात है जो आपको और जाननी पड़ेगी कि सिकंदर पहला जो तैमूर का हुआ था, उसका पहला सुल्तान ऐसा है जिसने दिल्ली का विस्तार किया, ठीक है। ये बातें कुछ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके समय में जो साहित्य का है वो भी काफी विकास हुआ। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो सिकंदर शाह है उसका सिर्फ एक पहलू नहीं है, ठीक है। उसकी आप धार्मिक नीति देखते हैं, जिसके साथ आपको उसका दान धन भी देखना पड़ेगा, ठीक है। उसने दान धन भी किया है, उसने गरीबों की सेवा भी की है। तो आपको दोनों पहलू लेकर चलना पड़ेगा। इतिहास का मतलब है आप पढ़ेंगे तो दोनों पहलू पढ़िए। आप एक पहलू पढ़कर कट्टर नहीं बन सकते, ठीक है, किसी से द्वेष नहीं कर सकते। जो था, हम सिर्फ इस इतिहास में से पढ़ा जाता ताकि हम उस चीज को जान सके, ना कि हम किसी इंसान से, किसी धर्म से, किसी व्यक्ति से नफरत कर सके, ठीक है। तो सिकंदर लोदी से संबंधित अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें से कुछ भी ना सुने आया हो या कुछ भी ऐसा सवाल है जो आपको मन में आ रहा हो, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अगला जो हम पढ़ेंगे बहन लोदी के बारे में, और उसी के साथ हमारा जो है अपना दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।